हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रैंक के एक्सपेक्टेड पेपर का सेट करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 14 के सारे क्वेश्चन। इसके पहले हमने 13 पेपर करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। यदि आपने पुराने ये वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है उन वीडियो के माध्यम से। आज हम करेंगे एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 14 के सारे क्वेश्चन। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। इसकी पीडीएफ फाइल और क्लास की अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 14 के सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर का उपयोग करके बनाए गए चित्रण को क्या कहते हैं? बताइए, कंप्यूटर का उपयोग करके बनाए गए चित्रण को हम क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट बोलते हैं, जीडी और टी बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन बोलते हैं या फिर तकनीकी चित्रण बोलते हैं। तो कंप्यूटर का उपयोग करके बनाए गए चित्रण को हम बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 आयामी छवियों के 2 आयामी चित्रमय छवि निर्माण के लिए किस प्रक्षेपण का उपयोग किया जाता है? 3 आयामी छवियों के 2 आयामी चित्रमय छवि निर्माण के लिए किस प्रक्षेपण का उपयोग करते हैं? बताइए। तो हम करते हैं किसका उपयोग? ऑप्शन नंबर बी, तिरछा प्रक्षेपण का। किसका? तिरछा प्रक्षेपण का। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। A3 आकार के चित्रण को विस्तारित करके किस आकार में बनाया जा सकता है? दोस्तों, A3 आकार के चित्रण को हमको विस्तार करना है। अगर हम उसको विस्तार करेंगे तो किसके रूप में बन जाएगा? क्या A4 बनेगा? क्या उसका विस्तार करेंगे तो? क्या A5 बनेगा? क्या उसका विस्तार करेंगे तो? क्या A6 बनेगा? क्या नहीं, विस्तार जब करेंगे तो क्या बनेगा? A2 बनेगा ना। क्या बनेगा? A2। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह आकार जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो क्या कहलाता है? तो वह आकार जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है वो कहलाता है 2D प्रक्षेपण। क्या कहलाता है? 2D प्रक्षेपण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक धागे को बेलन पर लपेटने या खोलने पर धागे के सिरे द्वारा बनाया गया पथ क्या कहलाता है? तो एक धागे को बेलन पर लपेटने या खोलने पर धागे के सिरे पर द्वारा बनाया गया पथ जो है ये कहलाता है हमारा क्या? ये कहलाता है हमारा, बताइए, ऑप्शन नंबर डी, इनवॉल्यूट। क्या कहलाता है? इनवॉल्यूट कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवाओं का पैमाना किस लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों, जीवाओं का पैमाना किस लिए उपयोग करते हैं? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जीवाओं का पैमाना हम उपयोग करते हैं चांदा के बिना कोण मापने या बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समानांतर रेखाएं खींचने के लिए सेट स्क्वायर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो समानांतर रेखाएं खींचने के लिए सेट स्क्वायर के साथ किसका उपयोग करते हैं? बताइए। रबर का करते हैं, दूसरे सेट स्क्वायर या टी स्क्वायर का करते हैं, डिवाइडर का करते हैं, फ्रेंच कर्व का करते हैं। तो समांतर रेखाएं खींचने के लिए सेट स्क्वायर के साथ हम उपयोग करते हैं किसका? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा सेट स्क्वायर या फिर टी स्क्वायर का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अच्छे अनुशासित व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए? तो एक अच्छे अनुशासित व्यक्ति है उसको क्या नहीं करना चाहिए? सबके साथ समान व्यवहार, ईमानदार होना, अपने कर्मचारियों की निंदा करना या फिर सही शब्दों का प्रयोग। तो सबके साथ समान व्यवहार करना एक अनुशासित व्यक्ति की विशेषता है। ईमानदार होना चाहिए, सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अपने कर्मचारियों की निंदा करना चाहिए क्या? नहीं। तो यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लकड़ी, कोयला, कपड़ा और कचरा आदि की आग को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, कपड़ा हो गया, कचरे आदि से लगी आग को क्या बोला जाता है? श्रेणी ए की आग बोला जाता है। किसकी आग? श्रेणी ए की आग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुरक्षा नियमों का पालन कराने के लिए
सबसे पुराना और प्रभावी तरीका क्या है? तो सुरक्षा नियम का पालन कराने के लिए सबसे पुराना और प्रभावी तरीका क्या है? जुर्माना लगाना, नौकरी से निकालना, सुरक्षा प्रतियोगिता कराना या फिर पुलिस को बुलाना। तो सुरक्षा नियमों का पालन कराने के लिए सबसे पुराना और प्रभावी तरीका है सुरक्षा प्रतियोगिता कराना। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिक्विड मेटल तरल धातु से जुड़ी सबसे गंभीर आपातकालीन स्थिति कौन सी है? तो बताइए, लिक्विड मेटल से जुड़ी सबसे गंभीर आपातकालीन स्थिति कौन सी है? धातु का जम जाना, पानी और धातु के संपर्क से विस्फोट, धातु का रंग बदलना या फिर धातु से धुआं निकलना। तो लिक्विड मेटल तरल धातु से जुड़ी सबसे गंभीर और आपातकालीन स्थिति है पानी और धातु के संपर्क से विस्फोट। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को क्या कहते हैं? तो वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को हम क्या बोलते हैं? संपूर्ण लंबाई को बताइए। तो हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, दूरी। क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब वस्तु का वेग अनियमित तरीके से परिवर्तित होता है तो उसका वेग समय ग्राफ कैसा होगा? दोस्तों, वस्तु का वेग यदि अनियमित तरीके से परिवर्तित होता है तो उसका वेग समय ग्राफ जो होता है वो क्या होता है? एक वक्र रेखा होता है। क्या होता है? वक्र रेखा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु स्थिर अवस्था से 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना शुरू करती है। 4 सेकंड बाद इसका वेग और तय की गई दूरी क्रमशः क्या होगी? क्या क्या पूछा है दोस्तों हमसे? वेग पूछा है और तय की गई दूरी पूछा है। अब एक वस्तु है जो स्थिर अवस्था से चल रही है, मतलब प्रारंभिक वेग हमारा कितना है? प्रारंभिक वेग 0 है। त्वरण कितना है हमारे पास में? त्वरण दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और समय कितना है हमारे पास में? 4 सेकंड है। और हमसे पूछा क्या है? 4 सेकंड बाद इसका वेग और तय की गई दूरी। तो हम गति का पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस at। यहां से हमारा वेग निकल के आ जाएगा। v बराबर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग हमारा 0 है, a का मान कितना है? 5 है, समय कितना है? 4 है। तो हमारा वेग कितना निकल के आ गया? 20 मीटर प्रति सेकंड। वेग कितना निकल के आ गया हमारा? 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड जो होगा वही आंसर होगा। अब या तो बी होगा या तो सी होगा। ए और डी तो हमारे गलत हो गए ऑप्शन। अब पूछा है दूरी क्या होगी। अब देखिए, हमारे पास u का मान भी है, a का मान भी है, t का भी मान है। तो आप v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगा लीजिए या फिर s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा लीजिए। चलिए वो लगा लेते हैं। s बराबर दूरी निकालना है, s बराबर ut। u का मान कितना है? 0। t का मान कितना है? 4। तो ut तो हो जाएगा 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। a का मान कितना है? a का मान है 5 और t का मान कितना है? t का मान है 4। 4 का स्क्वायर 16। तो 2 से काट दीजिए, 2 8 16, 8 पंचे 40। तो दूरी हमारी कितनी निकल के आ गई? 40 मीटर निकल के आ गई। मतलब वेग होगा हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड और दूरी कितनी होगी? 40 मीटर। अब देखिए, वेग हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड और दूरी कितनी है? 40 मीटर। तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 200 ग्राम 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दीवार से लंबवत टकराती है और 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वापस लौटती है। यदि गेंद और दीवार के बीच संपर्क का समय 0.05 सेकंड था तो दीवार द्वारा गेंद पर लगाया गया औसत बल क्या होगा? ये हमसे पूछा है। क्या पूछा है? औसत बल। अच्छा, एक बात बताइए, बल की बात कर रहा है और बल बराबर हम जानते हैं, बल F बराबर जो होता है वो होता है क्या? m इंटू ए के, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण के। सभी को पता है ये बात। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण के होता है। अच्छा, द्रव्यमान तो हमको दिया गया है लेकिन त्वरण नहीं दिया गया है। लेकिन हमको ये भी पता है त्वरण क्या होता है। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाई समय के। वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाई समय के, हमको पता है त्वरण ये होता है। अब एक बात बताइए, वेग में परिवर्तन हमको दिया गया है। क्या दिया गया है? कि एक गेंद है जो 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दीवार से लंबवत टकराती है। ये क्या है हमारा? u1।
यू है हमारा 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराती है और 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वापस लौटती है, मतलब ये क्या है हमारा वी है। तो हमको त्वरण यहां से हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब वापस लौट रही है दोस्तों, वापस लौट रही है, इसका मतलब क्या है, जो हम उसका वेग लेंगे, वो क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। क्यों, क्योंकि वो वापस लौट रही है, टकराने के बाद वापस लौट रही है, वापस लौट रही है मतलब हम इसमें माइनस में लेंगे। तो हमको पता है अंतिम वेग है हमारा -10। माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि टकरा के वापस लौट रही है इस वजह से, ठीक है। और प्रारंभिक वेग कितना है, +15 है, तो -15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई समय कितना है हमारे पास में, समय है हमारे पास में कितना, 0.05। कितना है, 0.05। तो 10 और 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -25, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 0.05। तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, 5 से काट दीजिए, 55 25, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य। तो हमारा जो त्वरण आया वो कितना निकल के आया, 500 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही निकल के आया, ठीक है। अब हमारा त्वरण निकल के आया 500 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान कितना है दोस्तों हमारे पास में, द्रव्यमान हमको दिया गया है 0.2, और त्वरण हमने कितना निकाला, 500 निकाला। तो एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 50 दूनी 100, तो ये किसमें आएगा, माइनस में आएगा। माइनस क्या है ना, वो बता रहा है कि त्वरण कहाँ पे, विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए माइनस का सिंबल आ रहा है। तो त्वरण माइनस में क्यों आया, क्योंकि त्वरण जो है अब टकरा करके वापस जा रहा है, मतलब विपरीत दिशा में त्वरण काम कर रहा है, इसलिए माइनस में ये क्या हो जाएगा, -100 न्यूटन। तो हमारा बल का मान कितना निकल के आ गया, 100 न्यूटन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस सिंबल इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि त्वरण विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, इसको आपको लाइट में लेना, आंसर हमारा 100 न्यूटन होगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। बल का व्यंजक F बराबर ma न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है। तो दोस्तों बल का व्यंजक होता है F बराबर ma, अभी हमने पढ़ा, और ये जो है न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है, किससे, द्वितीय नियम से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आवेग कौन सी राशि है दोस्तों, आवेग कैसी राशि होती है बताइए। तो आवेग जो होती है ना दोस्तों, ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है आवेग, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाले आवश्यक बल को क्या कहते हैं। दोस्तों कोई पिंड है जो एक समान चाल से वृत्तीय मार्ग पर क्या करता है, गति करता है, तो वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाले आवश्यक बल को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अभिकेंद्री बल। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री बल बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक गुब्बारा, द्रव्यमान m है उसका, a त्वरण से नीचे आ रहा है, गुब्बारे में से कितना द्रव्यमान निकाल दिया जाए कि वह उसी त्वरण a से ऊपर जाने लगे, उत्प्लावन बल स्थिर माने। तो ये बोला है एक गुब्बारा a त्वरण से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, गुब्बारे में से कितना द्रव्यमान निकाल दिया जाए कि वह उसी त्वरण a से क्या जाने लगे, ऊपर जाने लगे। तो उत्प्लावन बल स्थिर माने तो क्या होगा, कितना द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2ma डिवाइडेड बाई g प्लस ए। क्या हो जाएगा, 2ma डिवाइडेड बाई g प्लस ए। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, इससे हमको पता चल जाएगा कितना द्रव्यमान हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना है और त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 3 गुनी है, उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना होगा, ये हमसे पूछा है। गुरुत्वीय त्वरण g बराबर क्या होता है दोस्तों, g बराबर होता है, क्या होता है g बराबर होता है हमारे पास में gm/r²। क्या होता है, gm/r², ये होता है गुरुत्वीय त्वरण g बराबर। अब हमको बोला है कि किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना है, तो नए ग्रह के लिए जी डेस का मान क्या होगा, नए ग्रह के लिए जी डेस का मान पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना, मतलब ये क्या हो जाएगा, g इंटू 2m, ठीक है। और त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 3 गुनी, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3r², मतलब 9r हो जाएगा, 9r² हो जाएगा।
क्या हो जाएगा ये G/2m डिवाइडेड बाई r, 3 का स्क्वायर 9, तो 9r स्क्वायर हो जाएगा। और ये बताइए Gm/r² क्या है, ये तो G है, तो इसकी जगह पे मैं G रख दूं क्या, तो ये क्या हो जाएगा G डेज बराबर हो जाएगा 1/9 इंटू जी, 1/9 सॉरी 2/9 दोस्तों, 2/9 2/9 इंटू जी, 2/9 इंटू जी। तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना होगा, 2/9 गुना होगा। कितना गुना होगा, 2/9 गुना। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, बताइए 1 किलोवाट घंटा जो है ये कितने जूल के बराबर होता है, तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों हम जानते हैं गतिज ऊर्जा जो होती है ना, ये वेग के स्क्वायर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अब वेग को 2 गुना करेंगे तो वेग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी होगी कि नहीं होगी, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोग्राम का बोझा लेकर कई वर्षों तक खड़ा रहता है तो किया गया कार्य क्या होगा। अब एक बात बताइए, एक कोई व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा, एक कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है। अब ये 10 किलोग्राम का बोझ लेके खड़ा है, अब मान लेते सर के ऊपर ही रख के खड़ा है, तो किया गया कार्य क्या होगा। कार्य क्या होता है दोस्तों, कार्य होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। मतलब यदि कार्य होना चाहिए तो विस्थापन होना बहुत जरूरी है, यदि विस्थापन नहीं होगा तो कार्य होगा नहीं। बल तो उसने रख लिया, चलो उसने बल पकड़ के रखा है 50 किलोग्राम का, मान लेते 50 किलोग्राम का व्यक्ति ने बल पकड़ के रखा है, हाथ में पकड़ के रखा है, हाथ में पकड़। अब ये बल को पकड़ के रखा है, खड़ा है एक जगह, कहीं जाना आना नहीं कर रहा, एक जगह खड़ा है। ठीक है, बल तो है लेकिन कार्य क्या होता है, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। अब ये खड़ा है वहां पे, उसने विस्थापन कुछ किया ही नहीं, मतलब कहीं चला ही नहीं, ना आगे गया ना पीछे गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, विस्थापन ही नहीं हुआ इसके अंदर, तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा कि नहीं होगा, किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संचित ऊर्जा कौन सी है, बताइए संचित ऊर्जा कौन सी होती है, तो संचित ऊर्जा होती है हमारी स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जो होती है ये संचित ऊर्जा होती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग को 0 से x तथा 0 से 2x तक खींचने में कार्य का अनुपात क्या होगा। तो स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है 1/2 kx²। क्या होता है, 1/2 kx²। तो पहले 0 से x था, तो पहले 0 से x² हो गया, अब बोला 2x हो गया, तो 1/2 k 2x² मतलब 4x²। अब इसका अनुपात लेना है हमको, तो अनुपात जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अनुपात ले लेते हैं, तो ये 1/2 k से 1/2 k कैंसिल हो गया, ये x² से ये x² कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, 1 और अनुपात 4, तो 1/4 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यदि समांतर पट्टिका संधारित्र के प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो उसकी धारिता क्या होगी। दोस्तों यदि समांतर पट्टिका संधारित्र के प्लेटों के बीच पूरे स्थान पर परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो उसकी धारिता जो होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर बी, सी बराबर ε0 εr a अपॉन डी, ε0 इंटू εr a बाई डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम के अनुसार परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण किसके समानुपाती होता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम के अनुसार परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण जो है ये समानुपाती होता है किसके,
ये होता है चुंबकीय फ्लक्स के बदलाव के दर के। किसके होता है? चुंबकीय फ्लक्स के बदलाव के दर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी चुंबकीय तरल को यू ट्यूब में रखकर, यू वाली ट्यूब है उसमें रखकर चुंबक के ध्रुवों के बीच रखने पर क्या होता है? तो किसी प्रति चुंबकीय तरल को यू ट्यूब में रखकर चुंबक के ध्रुवों के बीच रखने पर क्या होता है? तो तरल का स्तर कम हो जाता है। क्या हो जाता है? तरल का स्तर कम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भंवर धाराओं का उपयोग किसमें किया जाता है? तो भंवर धाराओं का उपयोग जो है दोस्तों ये किया जाता है किसमें? इलेक्ट्रिक ब्रेक में, इंडक्शन फर्नेस में, डेड बिट गैल्वेनोमीटर में, इन सभी में उपयोग किया जाता है किसका? भंवर धाराओं का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 मीटर की दूरी पर रखे 1 माइक्रोकुलाम और 2 माइक्रोकुलाम के दो आवेशों की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? ये हमसे पूछा है। तो जब भी दो आवेश दिए होते हैं तो स्थितिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? U बराबर के क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? के का जो के स्थिरांक है और इसका मान क्या होता है? ये होता है 9 इंटू 10⁹9। ये किसका मान है? स्थिरांक का। तो क्या हो जाएगा? ये के का मान कितना है? 9 इंटू 10⁹9। Q1 कितना है? Q1 है हमारे पास में 1 माइक्रोकुलाम। माइक्रो की वैल्यू क्या होती है? 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 कितना है हमारे पास में? Q2 2 माइक्रोकुलाम है तो 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब एक बात बताइए, ये 9 हो जाएगा, ये -6 जुड़ के कितना हो जाएगा? 12। तो -12 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? -12 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में? ये बचेगा 9 इंटू 10⁻³ इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1। ये तो बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 18 इंटू 10⁻³ तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 18/1000 के। 10⁻³ नीचे जाएगा तो 1000। कितने अंक के बाद दशमलव? 3 अंक के बाद। तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 1 2 0.018 जो होगी इसकी क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलोरी। क्या बोलते हैं? कैलोरी बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत उच्च ताप के मापन का व्यवहार क्या कहलाता है? तो बहुत उच्च ताप के मापन का व्यवहार जो है ना, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों हमारा पायरोमेट्री। क्या कहलाता है? पायरोमेट्री कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैसों के आकार और आयतन अनिश्चित होने के कारण उनकी कितनी विशिष्ट ऊष्माएं परिभाषित की जाती है? तो गैसों के आकार और आयतन अनिश्चित होने के कारण उनकी जो है कितनी विशिष्ट ऊष्माएं परिभाषित की जाती है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 विशिष्ट ऊष्माएं परिभाषित की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी ठोस वस्तु के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक के बीच क्या अनुपात होता है? तो आप डायरेक्टली याद रखिए, ये होता है हमारा रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, बीटा होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और गामा होता है हमारा क्या? आयतन प्रसार गुणांक। और इनके बीच अनुपात क्या होता है? 1:2:3। हमसे क्या पूछा है? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा और आयतन प्रसार गुणांक गामा। तो इनके बीच अनुपात कितने का है? 2:3 का अनुपात है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका हो जाएगा। यदि हमसे रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक पूछता तो 1:3 हो जाता। ठीक है, क्लियर यहां तक के? तो 2:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। एक वस्तु की उष्माधारिता 500 जूल प्रति केल्विन है। इसका ताप 20 केल्विन बढ़ाने के लिए कितने जूल उष्मा चाहिए? तो उष्मा हमसे पूछा है। उष्मा Q बराबर क्या होता है? उष्मा Q बराबर होता है उष्माधारिता C इंटू डेल्टा टी के। उष्माधारिता C इंटू डेल्टा टी के। उष्माधारिता कितनी है हमारे पास में? 500 है। डेल्टी ताप में अंतर कितना है? 20 है। तो हमारी उष्मा का मान कितना निकल के आएगा? ये आ जाएगा 10,000 जूल।
कितना जूल? 10,000 जूल। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको उष्माधारिता दे और ताप दे तो आपको याद रखना है उष्मा क्यू बराबर क्या होता है? उष्माधारिता इनटू ताप में अंतर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत त्रुटि क्या है दोस्तों? प्रतिशत त्रुटि जो होती है ना, ये होती है सापेक्ष त्रुटि का 100 से गुना। क्या होती है? सापेक्ष त्रुटि का 100 से गुना जो है यही होती है हमारी प्रतिशत त्रुटि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 405.08 में कितने सार्थक अंक है? बताइए, इनमें कितने सार्थक अंक है? तो दो गैर शून्य अंक के बीच में आने वाले शून्य क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। तो ये देखिए 405 के बीच में 0 आ रहा है तो ये तो सार्थक है। तो 1 2 3 सार्थक अंक, 4 5 5 सार्थक अंक। तो कितने सार्थक अंक है? 5 सार्थक अंक है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी प्रयोग में गोले की त्रिज्या मापने में 3% की त्रुटि होती है तो उसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? अब त्रिज्या में बोला है दोस्तों, तो हमको तो इनमें से इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ त्रिज्या से लेना देना है। अब त्रिज्या जो है वो आर का क्यूब है और बोला है त्रिज्या मापने में 3% की त्रुटि है, तो जो ये स्क्वायर होता है ना उसको गुना में लेके आ जाइए और आर का मान कितना दिया गया है हमको? 3। तो प्रतिशत त्रुटि होगी कितनी होगी? 9% होगी। बस राइट आंसर डायरेक्शन ऑप्शन नंबर सी वाला, कुछ नहीं करना। आर क्यूब दिया था हमको, ये जो है ना कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि इसको भी क्या करना है? इसको भी तो करना पड़ेगा गुना। कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमको आर क्यूब दिया है, बस आर दिया है, आर क्यूब से मतलब है बस, बाकी किसी से कोई मतलब। आर क्यूब था तो 3 जो होगा, जो घात में संख्या होती है ना वो गुने में आ जाती है और जो उसका मान है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा त्रुटि परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण माह कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण माह जो है ना ये मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 19 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो रामसर सम्मेलन का संबंध है किससे? आर्द्र भूमि संरक्षण से। किससे? आर्द्र भूमि संरक्षण से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सतत विकास लक्ष्य 7 मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? किसका पूछा है? 7 नंबर का पूछा है। तो 7 जो है ना ये सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। सतत विकास लक्ष्य 7 किससे संबंधित है? सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से। इसके पर एक सेट में 6 वाला आया था, वो किससे संबंधित था? तो वो पानी से संबंधित था, स्वच्छ पानी और स्वच्छ जल से संबंधित था, 6 नंबर वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मशीन के प्रतिवर्ती होने की अनिवार्य शर्त क्या है? तो एक मशीन के प्रतिवर्ती होने की अनिवार्य शर्त है, क्या होना चाहिए? एक मशीन के प्रति होने की अनिवार्य शर्त जो होती है वो होती है ऑप्शन नंबर सी, दक्षता 50% से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दक्षता 50% से अधिक होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी मशीन में इनपुट कार्य 1000 जूल है और घर्षण में नष्ट ऊर्जा 300 जूल है, तो मशीन की दक्षता क्या होगी? अच्छा एक बात बताइए, इनपुट कार्य 1000 जूल है, घर्षण में नष्ट ऊर्जा 300 जूल है, तो हमको कितना आउटपुट मिलेगा? हमको तो 700 ही आउटपुट मिलेगा। हमको तो मिलेगा कितना? 700 ही आउटपुट मिलेगा। किससे मिलेगा? 1000 में, क्योंकि 30% तो नष्ट हो गई और गुना में 100 कर लीजिए तो मशीन की दक्षता निकल के आ जाएगी 1 2 1 2 1 2 3। तो 70% जो होगी वो क्या होगी? मशीन की दक्षता। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक पहिया और धुरा में प्रयास पहिए की परिधि पर लगाया जाता है। यदि पहिए का व्यास धुरे के व्यास का 5 गुना है तो 1000 न्यूटन भार उठाने के लिए आदर्श प्रयास कितना होगा? एक पहिया और धुरा है दोस्तों, तो धुरे में प्रयास धुरा है और प्रयास पहिए की परिधि पर लगाया जा रहा है, मतलब जो एफर्ट हम लगा रहे हैं ना वो पहिए की परिधि पर लगा रहे हैं। किस पर लगा रहे हैं? पहिए की परिधि पर लगा रहे हैं। यदि पहिए का व्यास धुरे के व्यास का 5 गुना है, मतलब जो पहिए का व्यास मान लेते हैं कैपिटल डी है, ये धुरी के व्यास का, किसका मान लेते हैं? धुरी के व्यास का 5 गुना है। इसके व्यास का क्या है? धुरी के व्यास का 5 गुना है। ठीक है, क्लियर? तो बोल रहा है 1000 न्यूटन भार उठाने के लिए आदर्श प्रयास कितना होगा? तो एक बात बताइए, वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो बराबर होता है पहिए का व्यास
पहिए का व्यास d डिवाइडेड बाई धुरी का व्यास, पहिए का व्यास डिवाइडेड बाई धुरी का व्यास। पहिए का व्यास जो है ये धुरी के व्यास का, पहिए का व्यास जो है ये धुरी के व्यास का क्या है 5 गुना है, तो 5d 5/1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो 5 हो जाएगा। वेलोसिटी रेशियो का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और हमको पता है आदर्श बात बोल दिया है, तो आदर्श मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या होता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है क्या, लोड बटे एफर्ट के। तो मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, और लोड हमको कितना दिया है 1000 दिया गया है, एफर्ट हमसे पूछा है, तो काट लीजिए 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य, तो एफर्ट का मान कितना निकल के आएगा हमारा 200 न्यूटन निकल के आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि आदर्श क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको ध्यान देना है दोस्तों, आदर्श तो नहीं दिया है, नहीं तो आप सोचेंगे कि यार मेरे को वेलोसिटी रेशियो निकालना है, वो तो दिया ही नहीं है मान अपने पास में, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है वो तो दिया ही नहीं है अपने पास, कैसे निकाले। तो आदर्श आपको शब्द जरूर देखना है कि कहीं आदर्श तो नहीं लिखा। आदर्श का मतलब ये होता है कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों का मान क्या होता है आपस में बराबर होता है, जब आदर्श मशीन की बात आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम क्यों होता है, बताइए। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं तृतीय श्रेणी की बात करें तो FLE होता है, मतलब एफर्ट किस में होता है, बीच में होता है। तो एफर्ट प्रयास जो होता है ना, प्रयास जो होता है वो कहाँ पे होता है, मध्य में होता है। और बात करें इसके डायग्राम के बारे में तो एफर्ट कहाँ पे होता है, इसका बीच में होता है। एक तरफ होता है हमारा फलक्रम और एक तरफ क्या होता है हमारा लोड होता है। तो एक तरीके से देखा जाए फलक्रम से एफर्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है हमारी, एफर्ट आर्म, और फलक्रम से लोड के बीच की दूरी क्या कहलाती है, लोड आर्म, मतलब भार भुजा। यही होता है। तो हमको ये चीज पता चल गया कि प्रयास भुजा जो होती है ये भार भुजा से क्या होती है, छोटी होती है। प्रयास भुजा हमेशा भार भुजा से छोटी होती है। आलम्ब हमेशा बीच में होता है क्या, नहीं, आलम्ब नहीं, एफर्ट बीच में होता है। भार भुजा हमेशा प्रयास भुजा से बड़ी होती है, बिल्कुल बात है। देखिए लोड आर्म जो होती है ये प्रयास भुजा से बड़ी होती है, तो बी सही हो जाएगा। प्रयास भुजा हमेशा भार भुजा से नहीं, गलत बात, क्योंकि घर्षण ये तो है नहीं। तो बी वाला ही इसका क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 30 दांतों वाला गियर चालक 120 आरपीएम पर घूमता है और एक आइडलर गियर जिसके 15 दांत के माध्यम से 60 दांतों वाले गियर को घुमाता है, तो अंतिम गियर की गति क्या होगी। देखिए आपको एक चीज बता दूं, ये जो आइडलर गियर दिया है ना, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ओनली कंफ्यूज करने के लिए कि आइडल गियर होता क्या है। इसका कोई रोल नहीं है दोस्तों इस क्वेश्चन में, कुछ भी रोल नहीं है, क्योंकि आइडल गियर का अनुपात में कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, T1 N2 N1 इज इक्वल टू T2 इंटू N2, बस इसको सॉल्व करना है। T1 कितने है, चालक में दांतों की संख्या कितनी है 30 है, चालक की गति कितनी है 120 है, T2 कितना दिया गया है 60 है, और हमसे क्या पूछा है N2, मतलब ये अंतिम गियर की गति। कुछ नहीं, 60 से काट दीजिए, 60 दूनी 120, 2 से मल्टीप्लाई 2 तिया 6, तो 60 बराबर क्या आ जाएगा N2 आ जाएगा। तो अंतिम गियर की गति क्या होगी 60 आरपीएम होगी। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है दोस्तों ये कहा जाता है सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में ALU मुख्य रूप से किस इकाई का भाग होता है, तो कंप्यूटर में ALU जो है ये उपाय किसका भाग होता है, तो ये होता है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई का। किसका, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शारीरिक विशेषताओं के आधार पर व्यक्ति की पहचान करने वाली तकनीक क्या कहलाती है, तो शारीरिक विशेषताओं के आधार पर व्यक्ति की पहचान करने वाली तकनीक जो है ये कहलाती है बायोमेट्रिक्स। क्या कहलाती है, बायोमेट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईमेल पते में उपयोगकर्ता के नाम और डोमेन नाम को अलग करने के लिए किस विशेष चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो ईमेल पते में उपयोगकर्ता के नाम और डोमेन नाम को अलग करने के लिए
जिस विशेष चिन्ह का उपयोग किया जाता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एट द रेट। क्या बोलते हैं इसको? एट द रेट बोलते हैं। तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।